फिर से स्वागत है। मैं दीपिका ठाकुर आज आपको मिलवाने वाली हूँ लखनऊ की छात्र नेत्री से, जिसका नाम है पूजा शुक्ला। पिछले कई दिनों में वो काफी जोर शोर पे रही, काफी नाम रहा उनका, शहर में लोग जानने लगे हैं, यूनिवर्सिटी में लोग उन्हें पहचानने लगे और आज ये हालत है कि वो जहां से निकल जाती है बस ये बताया जाता है कि पूजा शुक्ला ये वो लड़की है जिसने योगी सरकार की जो छात्राओं पर या छात्रों पर मनमानी है उसको रोकने के लिए गाड़ी के उनकी फीट के ऊपर रोक लगाई थी। वो कूद गई थी और शायद उसके लिए उन्हें कई दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा। अभी आने के बाद फिर से इन्होंने ये काम शुरू किया है कि आवाज बने छात्र छात्राओं की, यूनिवर्सिटी की। हालांकि पिछले कई दिनों में जो योगी सरकार है उनके जो भूमिका है यूनिवर्सिटीज को लेकर, लखनऊ में जो कांड हुआ, लखनऊ में जिस तरह का माहौल रहा पिछले दिनों, वो काफी सवालिया था, जिसमें भूमिका जो थी योगी सरकार की वो प्रश्न चिन्ह लगाती है कि क्या वो छात्राओं की या छात्रों की, स्टूडेंट्स की फिक्र करते हैं, क्या वो सोचते हैं कि ये भविष्य है कल का। सीधे चलते हैं पूजा के पास, जानते हैं कि वो पूजा किस तरह से उन्होंने पूरी तैयारी की थी, क्या सोच कर वो कूदी थी और क्या उन्हें डर नहीं लगा उस वक्त जब वो गाड़ी के आगे कूदी। पूजा, आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे उस पल के बारे में, वो सबसे पहला कांड जो आपने लखनऊ में किया था। देखिए, हम लोग आंदोलन तो तमाम करते रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ चूंकि हमारे सीएम है और ये जो एक विरोध प्रदर्शन हुआ, ये बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन था। इसको देश में बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। और ये विरोध प्रदर्शन हमने सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि हम योगी जी की विचारधारा से ताल्लुकात नहीं रखते। हमारा ये जो पूरा मूवमेंट था, ये मूवमेंट ये था कि हमारे यहाँ लगातार फीस वृद्धि हो रही थी और फीस वृद्धि के बाद जैसे जैसे फी हाइक हो रहा था तो हम लोगों ने वाइस चांसलर से बात किया कि ये फी हाइक हो रहा है। तो वाइस चांसलर का ये कमेंट था कि ये देखिए, हमारे पास एकेडमिक्स के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम बच्चों से फीस लेंगे और हम टीचर से उसी की सैलरी देंगे और इस तरह की बातें। तो हम लोगों ने फाइनेंस ऑफिसर से बातचीत की। फाइनेंस ऑफिसर ने कहा नहीं, फंड तो है, लेकिन ये फंड जो है वो आरएसएस कार्यक्रम में यूज किया जाता है। और उसी दौर में हिंदवी स्वराज कार्यक्रम हो रहा था और हम लोगों को मालूम चलता है, हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये फंड कहाँ से आया। जब हम लोग सब कुछ पता करते हैं तो फाइनेंस ऑफिसर से और तमाम कर्मचारियों से हमें मालूम चलता है कि ये जो है यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स का पैसा है। हम लोग वाइस चांसलर को ज्ञापन देते हैं, राजभवन में देते हैं कि ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए और करवाना है तो आप कहीं और से फंड करवा लीजिए, यूनिवर्सिटी के पैसों से आप नहीं करवा सकते। तो उसी दौर में वाइस चांसलर हमारी बात नहीं सुनते और कार्यक्रम होता है। तो छात्रों का एक बड़ा हिस्सा इस बात को ठान लेता है कि देखिए, आप हमारी फी हाइक करेंगे तो हम इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने देंगे। और हम लोग जाकर के सीएम से बात करने के लिए उनका फ्लीट रोकते हैं, उन्हें झंडा दिखाते हैं। तब हम देखते हैं कि किस तरीके से मतलब आपने सुना होगा कि इमरजेंसी के दौर में छात्राओं को, मतलब छात्र छात्राओं को किस तरीके का दमन था। वो दमन हमने फेस किया कि बुरी तरीके से हमें पीटा जाता है, जेल भेज दिया जाता है। मैं 26 दिन जेल रही। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि लोग कहते थे कि इमरजेंसी है, आपातकाल है, आपातकाल है। अच्छा, पूजा शुक्ला को उस वक्त डर नहीं लगा जब वो उस फीट के आगे कूदी? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा क्योंकि मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ हजारों छात्र छात्राओं का विश्वास था, जिनको भरोसा था कि मैं उनकी फीस वृद्धि वापस करा सकती हूँ, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ। तो उनके विश्वास पे मुझे नहीं लगता कि मुझे जरा सा भी उस समय एक पल भी डर लगा होगा। अच्छा, क्या सोच कर आप कूदी थी? मतलब क्या ध्यान में था कि अगले फल फेमस हो जाएंगे? ऐसी भी बातें चल रही थी कि पूजा शुक्ला जो कूदी है गाड़ी के आगे, वो सिर्फ इसलिए कि उनका नाम हो जाए और वो पहचान में आ जाए, एक पहचान बनाने। देखिए, हमारी पहचान तो हमारी विचारधारा से है। मैं एक महिला हूँ, राजनीति के अंदर महिलाएं आती ही नहीं है और अगर इक्का दुक्का महिलाएं आती हैं तो उन्हें इस तरह का स्टंट करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी फेम उनको मिलता है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय, क्या देश के किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, ऑलमोस्ट जानने पहचानने वाले लोग मिल जाएंगे, हमारे तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं। तो हमें इस तरीके का स्टंट करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, ये सवाल जरूर था हमारे सामने कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, योगी आदित्यनाथ की गाड़ी है और कैसे रोकेंगे, कैसे करेंगे। तो उस समय हम जब छात्राओं से बात कर रहे थे, छात्रों से बात कर रहे थे, तो ये बात हम लोग, मतलब ये उनका जो दुख दर्द हम देख रहे थे, एक गरीब किसान परिवार के बच्चों का जब हम दुख दर्द देख रहे थे कि वो पढ़ नहीं पाएंगे अगर फीस वृद्धि हो गई, एक अंतिम श्रेणी में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसका बच्चा पढ़ने नहीं आ सकता विश्वविद्यालय, तो मुझे लगता है कि उन माँ बाप का भरोसा था, उन स्टूडेंट का भरोसा था कि हम फ्लीट के सामने आए और हमने प्रदर्शन किया। भूमिका जो रही योगी गवर्नमेंट की, क्या लगता है आपको कि उनको इससे अलग भी एक चेहरा देखना चाहिए था? मतलब
छात्रों की बात सुननी चाहिए थी कि एक्शन ले लिया कि उनको जेल भर दो सीधे? देखिए, यही तो बात समझने वाली है कि आप ये देखिए कि ये योगी जी का, अगर योगी जी चाहते तो गाड़ी से उतर के हम छात्रों से बात कर सकते थे, या नहीं उतर सकते थे तो कार्यक्रम के बाद वो हमें बुला करके बात कर सकते थे। ना बात करना, बुरी तरीके से हमें पिटवा देना और उसके बाद हमें जेल भेज देना, और ये भी नहीं सोचना कि फीमेल स्टूडेंट लीडर इसमें इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें आपको क्या दिखाती हैं कि ये सरकार छात्र विरोधी है, और इनका पूरा जो दमन है वो लखनऊ में नहीं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के रोहित वेमुला, जेएनयू में नजीब, और ये किसी को कहीं पे भी गायब करा देते हैं, और ये पूरा सिस्टम काम करता है। अगर आज नजीब नहीं मिल रहा है तो ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। और हमें तो लग रहा था कि जब योगी आदित्यनाथ वाला इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो रात को हम लोगों को भी गायब करवा दें, लेकिन वो देश का, हाँ एग्जैक्टली, बीइंग अ फीमेल भी मुझे ये डर था कि इस तरह के लंपट लोग हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का बयान अगर आपने सुना हो, एक मंच पे सार्वजनिक रूप से एक वक्ता उनके बयान दे रहे थे कि मुसलमान की औरतों को कब्र से निकाल के उनका बलात्कार करो। तो इस तरह के व्यक्ति से मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार की सुरक्षा की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती, किसी को कहीं से भी गायब करा सकते हो। क्या लग रहा था परिवार की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहा? क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के परिवार ये कि इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं कि आप सीएम साहब की गाड़ी के आगे कूद जाए, और इस तरह का 23 दिन तक जेल में रहना बड़ा मुश्किल समय था। और परिवार का किस तरह से सहयोग रहा? मेरी माँ तो मतलब ये पूरा इंसिडेंट हुआ काफी परेशान थी, और नजीब की अम्मी को देखती रहती हैं लड़ते भिड़ते हुए। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हमारी बेटी ने भी संघर्ष किया। और मेरे पिताजी का भी मानना था कि उनको मालूम था कि उनकी बेटी ने अगर ये कदम उठाया है तो जेन्युइनली इसमें कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। तो मेरे माँ बाप का कहीं ना कहीं भरोसा था मेरे साथ, और आसपास के लोगों ने भी, सोसाइटी में बहुत क्रिटिसिज्म होता है, और हम जिस एरिया से आते हैं वो बहुत भाजपाई एरिया है, तो वहाँ क्रिटिसिज्म तो बहुत बड़ा था, लेकिन एक बड़े लोगों की संख्या थी जिनके दिल में ये बात थी कि नहीं, ये फी हाइक गलत है, या तमाम मुद्दे जो महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं, कैंपस में छेड़छाड़ के मुद्दे हैं, ये सारी चीजें गलत है, और इसके लिए प्रदर्शन हुआ है। तो बीइंग अ स्टूडेंट मुझे बहुत सपोर्ट मिला, और ऐसी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं आई कि तुमने ये क्यों किया। हाँ ठीक है, माँ बाप है, परेशान होते हैं, लेकिन नजीब की अम्मी को देख करके मेरी अम्मी ने बहुत प्रेरणा ली है। अच्छा, ये तो हो गई पूजा शुक्ला की बात। अब चलते हैं यूनिवर्सिटीज की बात पर। लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, इन सारी यूनिवर्सिटी में जिस तरह का माहौल रहा, जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह की भूमिका प्रदेश सरकार ने निभाई, क्या लगता है आपको कि वहां पर छात्रों की स्टूडेंट्स की जो प्रतिक्रिया रही वो किस तरह की रही गवर्नमेंट के लिए, और किस तरह का रिएक्शन रहेगा छात्र संघ चुनाव में? देखिए, जब 2014 में मोदी जी जीते जी, तो जगह जगह छात्र संघ चुनाव हुए, तो लोगों ने कहा कि मोदी के फेस पे वीवीपी जीता है, और ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रहा कि मोदी जी को यूथ का बहुत समर्थन मिल रहा है। लेकिन आप हाल ही के चुनाव में देखिए तो ये बात यूथ में बहुत क्लियर हो चुकी है कि मोदी हो या योगी, ये सब ढोंगी हैं, इन्हें कुछ करना नहीं है। ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये जो है स्टूडेंट्स की पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, ये फ्री हॉस्टल देने की बात नहीं करेंगे, ये मेट्रो किराया कम करने की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे हिंदू मुस्लिम दंगा, ताजमहल, ये जय शाह पे भी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये शाहजहां पे बात करेंगे। तो ये जो पूरा इनका ढोंग है, ये एक तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। यूथ आज मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपेक्टेशन करता। आप देखिए कि जिस तरीके की मोदी का एक क्रेज था, आज वो क्रेज खत्म हो रहा है। गुजरात का चुनाव है, और जिस तरीके से यूथ ने मोर्चा लिया है, जिग्नेश मेवानी हो या आपका अल्पेश ठाकुर हो, हार्दिक पटेल हो, तो इन लोगों ने ये साबित कर दिया है कि इनकी कब्र खोदने वाला जो होगा वो यूथ ही होगा। और इस बात से ना मोदी डिनाई कर पा रहे हो ना योगी, इसीलिए हमें 26 दिन जेल भेजा गया, और जगह जगह स्टूडेंट्स गायब हो रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा रहा है। खतरा यूथ से है। अच्छा, एक नारा बीजेपी गवर्नमेंट का रहा प्रदेश में, देश भर में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं दिखा। क्या लगता है आपको कि किस मकसद से ये नारा शुरू किया गया, और क्या लगता है आपको कि इसका कितना यूज किया गया यूनिवर्सिटीज के अंदर? मुझे तो लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका बहुत अच्छा जवाब बीएचयू की बेटियों ने दे दिया है कि जब बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। बेटियां बची नहीं रही हैं कैंपस के अंदर, कोख में मार दी जाती हैं माँ की। कहाँ पे बेटियां बच रही हैं? आप देखिए किस तरीके से पूरा ये जो रूढ़िवादी स्ट्रक्चर है उसमें पहली बात तो बेटियों के लिए जगह नहीं है, और किसी तरीके से लड़ते भिड़ते वो कैंपस तक पहुंचती हैं,
तो वहाँ पे एबीवीपी जैसे लंपट संगठन है, वहाँ पे तरह तरह के गुंडे हैं, और उनसे किसी भी तरीके की आप एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं कि वो आपको बचाएंगे? तो ये सरकार लंपट है। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जिस तरीके का उनका पूरा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिकली, आप देखिए, तो हमें नहीं लगता कि पढ़ेंगी बेटियां बचेंगी बेटियां वाला नारा मुझे लगता है ज्यादा सटीक है। और अब तो ये लग रहा है कि ये जुमला एक तो एक्सपोज हो गया, और अब ये लग रहा है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि मोदी ने वार्निंग दिया था कि मतलब पूरा इनका जुमला जो था वो एकदम वार्निंग की तरह आया सामने। तो बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो पहले बचा ले हम, फिर उसके बाद पढ़ा लेंगे, ये सिचुएशन आ गई है। अच्छा, क्या बात है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज में वीसी का रोल जो है वो थोड़ा आप लोगों को अलग लगता है और उससे खफा रहते हैं जितने छात्र हैं, छात्र नेता या जो स्टूडेंट रहती हैं वो? देखिए, वीसी का रोल इसलिए बुरा लगता है कि वीसी एक एकेडमिक पद है, लेकिन उसकी नियुक्ति के लिए कितना पॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहिए होता है, संघ का झोला उठाना आपको होता है। 2014 के बाद से हम यही देख रहे हैं कि जिसने जितना संघ का झोला उठाया जितने साल तक, उसको इनाम के रूप में वीसी बना दिया जा रहा है। आप एफटीआई देखिए, वीसी बनने वाला जो ये पूरा शुरू हुआ एफटीआई में, देखिए आप गजेंद्र चौहान का इतना बड़ा विरोध छात्र कर रहे थे कि नहीं ये उस काबिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको डटे रहे कि नहीं गजेंद्र चौहान ही बने रहेंगे। या उसके बाद आप बीएचयू वीसी की बात कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति की वो क्वालिफिकेशन नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो वीसी है, आप देखिए उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एक छोटे से डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल उठा के वीसी बना दिया जा रहा है। क्या कारण है कि आप ऐसे लोगों को भी, ऐसा तो है नहीं, मैं कह रही हूँ आप अपनी विचारधारा के लोगों को लाइए, मना नहीं कर रहे, लेकिन डिसेंट और डिबेट का कल्चर तो आपको रखना पड़ेगा कैंपस में। वाद विवाद संवाद नहीं होगा तो हम कहाँ जाकर के अपनी बात रखेंगे? हम अगर अपने प्रोफेसर से डिस्कस नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी में सेमिनार नहीं करेंगे, तो कहाँ करेंगे? सवाल ये है। और दूसरी चीज ये वीसीयू की जो नियुक्ति हो रही है, अब किसी कैपेबल आदमी को बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऐसे कैपेबल आदमी को ना बना करके संघ का झोला ढोने वाले को बनाते हैं तब दिक्कत होती है हमें, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं और ये देश का निर्माण करेंगे। जो छात्र पढ़ के निकलेंगे विश्वविद्यालय से, ये देश का निर्माण करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप यही डिफॉल्ट कर दे रहे हैं। सवाल तो ये है हमारा। अच्छा, ये लड़ाई झगड़ा, ये प्रोटेस्ट, इसके अलग भी क्या एक बार कोशिश की गई छात्र नेताओं या स्टूडेंट्स विंग्स के द्वारा कि जाकर योगी जी से मिला जाए, बात की जाए, सीएम साहब से बताया जाए कि हमारी दिक्कत क्या है? देखिए, योगी जी से बात करने की अगर बात कर रहे हैं तो हम तो सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचते, हम ओवरऑल सोचते हैं। जैसे हमने ये देखा कि WTO के अंतर्गत शिक्षा को बेचा जा रहा था, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, हमने उसके लिए ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट चलाया। फेलोशिप बंद की जा रही थी, नॉन नेट फेलोशिप बंद की गई, हमने उसके लिए आंदोलन चलाया। लेकिन आप देखिए कि सरकार का रवैया ये है कि लाठीचार्ज, पानी चलवा देना, ठीक है, वाटर टैंक चल जाते हैं, आंसू गैस के गोले चल जाते हैं, स्टूडेंट पे लाठियां चलती हैं बुरी तरीके से। ये सरकार कहीं से आपको बात करने के मूड में लगती है, ये सरकार बात ही नहीं करना चाहती। योगी जी से हम लोग 31 मई को हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, तो वहां पे भी हम लोगों पे लाठियां चली। तो हम लोग जब योगी जी से तमाम छात्र मिलने जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है। जनता दरबार में इतने कंप्लेन गए होंगे, वो कहाँ रद्दी के भाव पड़े रहते हैं हम नहीं जानते। तो जब हमारा वीसी नहीं सुनता, हमारा राज्यपाल नहीं सुन रहे हैं, हमारे योगी जी नहीं सुन रहे हैं, हमारे पास एक विकल्प बचता है संघर्ष का और आंदोलन का, जो प्रत्येक कैंपस कर रहा है। ये संघर्ष कितना लंबा जाने वाला है? क्या लगता है आपको कि आगे किस तरह का संघर्ष करने वाले? क्योंकि पिछले जो दौर में आपने संघर्ष किया वो भी काफी बड़ा था, 23 दिन का रहा, उसके बाद अब किस तरह का संघर्ष रखने वाली है सामने? देखिए, ये लड़ाई तो बहुत बड़ी है और हमारी लड़ाई सिर्फ ये नहीं कि मोदी जी को सत्ता में हटा करके, योगी जी को सत्ता में हटा करके हम आ जाए। लड़ाई इस बात की है कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो इनकी विचारधारा है, ये जो सांप्रदायिकता का ये जो पूरा इनका ये मकसद फैलाने का है या दंगा करवाने का जो ये मकसद है, इस विचारधारा के खिलाफ हम लोहिया, भगत सिंह, अंबेडकर, मार्क्स जैसी विचारधाराओं को खड़ा करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस भारत देश के अंदर विभिन्न लोग हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, अलग अलग धर्म हैं और सबको इस देश में रहने का अधिकार है। ये हिंदुत्ववादी राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पे जितना हिंदुओं का हिस्सा है, जितना आजादी की लड़ाई में हिंदुओं का योगदान रहा है, उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिख भाइयों का है और उतना ही ईसाइयों का है। तो हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं राजनीति कर रहे, इसलिए नहीं प्रदर्शन कर रहे कि ये लोग हम इनके खिलाफ हैं। हम इसलिए, हमारी लड़ाई जो है वो विचारधारा की लड़ाई है। हमें योगी जी से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उस विचारधारा से दिक्कत है, उस दंगाइयों से दिक्कत है जो ये दंगा करवाते हैं, जो इस तरीके के भाषण देते हैं, ऐसे लोगों से। अच्छा, एक आखिरी सवाल जाते जाते आपके साथ, कितनी सुरक्षा का माहौल मानती हैं आप प्रदेश में? क्या लगता है आपको कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसके मुकाबले अभी
सुरक्षा का किस तरह का माहौल है और क्या लगता है बराबर सुरक्षा दे रही है सरकार? या देखिए, पहली बात तो ये कि पिछली सरकार और अब की सरकार में कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। उन्होंने 1090 दिया, डायल 100 दिया, इन्होंने क्या दिया? एंटी रोमियो स्क्वाड। इन्होंने दिया एंटी रोमियो स्क्वाड। इन्होंने 10 आते ही, देखिए मैं यही बात कह रही हूँ कि आपके अंदर बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। आपको जनता ने जनादेश दिया, आप 1090 को और बेहतर करते, आप डायल 100 25 जिलों में थी, 75 जिलों में करते। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आकर के आपने 1090 को दबाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड किया। एंटी रोमियो स्क्वाड ने जगह जगह मॉरल पुलिसिंग की, कैंपसेस में मॉरल पुलिसिंग हुई। एंटी रोमियो स्क्वाड ने आज तक कितने केसेस सॉल्व किए हैं, इसका कोई डाटा है? और एडीआर की रिपोर्ट उठा के आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा रेपिस्ट, दागी विधायक जो हैं वो भाजपा के अंदर हैं। तो हमें तो बिल्कुल कहीं से ये पार्टी सुरक्षित नहीं लगती, और हमें नहीं लगता कि जिस तरह की रूढ़िवादी सोच है आरएसएस की, और जिसकी आरएसएस बीजेपी का माँ बाप संगठन है, तो जब उनकी सोच ही यही है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस देश में और इस प्रदेश में कुछ बदलाव होने वाला है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जैसे युवा जो नेता हैं, जो छात्र नेता हैं, जो विंग्स के लोग हैं, वो कम से कम प्रदेश की सरकार को जगाने का और अपने मुद्दों को रखने का काम जरूर करेंगे। आज का ये इंटरव्यू मैं पूजा शुक्ला जी के साथ यहीं पर समाप्त करती हूँ, इस बात के साथ कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। और आज जिन मुद्दों पर इन्होंने बात की हमारे साथ, वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की भूमिका पर सवाल जरूर खड़ा करती है। आज के लिए दीपिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।